बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। जनाब जमाल जैदी साहब ने अभी जो मजमून पेश किया, कहा कि ये गैर अदबी मजमून है। मेरा जो मजमून है वो गैर संजीदा मजमून है, थोड़ा थोड़ा सा मजाक भी है और थोड़ी सी हकीकत भी है। उमर कैफ मुझ में उम्र से सिर्फ 35 साल छोटे, अहद शबाब में ही हैं। उनकी किताब मुझे अभी मिलेगी क्योंकि वादा तो किया उन्होंने, मगर कल ही मैंने डॉक्टर फरहत अब्बास के पास बैठकर उनको मिली हुई किताब का एक सरसरी सा मुताला किया, और वो भी इसलिए कि इस किताब के उन्वान ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। सरसरी मुताले ने ही मुझ पर एक कैफ और कैफियत तारी कर दी, जिससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि जब मैं किताब का तफसीली मुताला करूँगा तो मेरा क्या हशर होगा। मेरी उनसे मुलाकात तो आज हुई, मगर बहर कैफ के साथ मेरी बहुत सी अक़दार मुश्तरक के साथ सबब मुलाकात से पहले ही दोस्ती हो गई है। मेरी तरह वो भी पिंडी वाल हैं। जिन तालीमी इदारों में उन्होंने तालीम पाई वो भी मेरे घर के आस पास हैं, और मेरे बहुत से अजीज़ों ने भी वहीं तालीम पाई, बल्कि उन इदारों के कई इसातिज़ा से अब भी मुलाकातें रहती हैं। उन्होंने 70 ममालिक के कोई 150 से ज़ायद शहर देखे। मैं भी 56 ममालिक घूम चुका, और जैसी उनकी तस्वीर में उनकी सेहत दिखाई दे रही है, अब तो सामने भी देख ली है, मैं भी उस उम्र में उतना ही सेहतमंद बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सेहतमंद था। लेकिन ये अक़दार मुश्तरक बस यही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि किसी ज़माने में अच्छी सेहत और एडवेंचरिज्म का शौकीन होने के बावजूद मैंने उनकी तरह ना तो सतह समुंदर से 15,000 फुट की बुलंदी पर जाकर हवाई जहाज़ से छलांग लगाई, ना ही तुर्की के शहर अनातोलिया में समुंदर के वसत में छलांग लगाकर मुमकिन हद तक पानी की आखिरी तह में जाकर 1 घंटे तक क़याम किया और कुदरत के नज़ारे देखे। उन्होंने शहर शहर और मुल्क मुल्क घूम कर फितरत की रंगीनियाँ, बारिश की रिमझिम, बर्फीले औरों की बारिश, बर्फानी तूफ़ानों के मंजर देखे, और ये कभी नहीं कहा कि हैरान हूँ कि 2 आँखों से क्या क्या देखूँ, बल्कि जितना वक्त मिला वो दो आँखों के साथ साथ दिल की आँखों से देखने और अपने शेरी निज़ाम में महफूज करने में गुजारा, ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। ये ऊंचाइयाँ और ये गहराइयाँ, बुलंदी पर बादलों और आसमान के रंग, तहे आप समंदर के असरार और आबी दुनिया की मखलूक के नज़ारे, ये सब उमर कैफ के दिल और जहन में एक ऐसी कायनात की तख्लीक का बायस बने जिसने उन्हें जर्द शामों और गुलाब रातों के रंगों में नए रंग घोलने के काबिल बना दिया। उनकी कुछ गज़लें और नज़में पढ़कर मुझे वो मुहावरा याद आ गया कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। यानी अगर उनकी पहली किताब के तेवर ये हैं तो उनकी आइंदा शायरी कैसी निखरी निखरी और रंग भरी होगी। इस मरहले पर उनकी शायरी के महासन की तफसील बताने या उन पर फनी हवाले से तनकीद करना हरगिज़ मुनासिब नहीं, क्योंकि इतना काफ़ी है कहना कि उन्हें शेर कहने और शेर में एक नई बात कहने का अंदाज़ आ गया है, और यकीनन वो मज़ीद तख्लीकी रियादत के बाद अपनी देखी हुई और ख़ुद में जज्ब की हुई गहराइयों और बुलंदियों के मज़ीद रंग, मज़ीद फ़नी पुख्तगी के साथ अपनी शायरी में भरेंगे। किताब का इंतखाब उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के नाम किया है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की बहुत सी शरारतों और बहुत से हादसों का जिक्र करते हुए अपने अब तक जिंदा होने का सारा क्रेडिट वालिद साहब को दिया, जो कि हर ऐसे खतरनाक मौके पर रेस्क्यू 112 का किरदार अदा करते रहे। जब उमर कैफ पहली मंजिल पर न्यूटन के कानून हरकत को गलत साबित करने की कोशिश में सर के बाल नीचे गिरे तो बेहोश होने से पहले ही उनके वालिद साहब वहाँ मौजूद थे। जब उमर कैफ ने बंदर का तमाशा देखते देखते बंदर की दुम पकड़ी तो जवाबन बंदर उनकी दुम तो ना पकड़ सका, इसलिए कि दुम थी ही नहीं, मगर बंदर के दांत तो थे और वो भी बड़े तेज, जिनसे उसने उमर कैफ को काट लिया। तो वालिद साहब भी उन्हें क्लिनिक लेकर गए। उमर कैफ ने शौकिया या अपने वालिद साहब की मोहब्बत का जायज़ा लेने की खातिर साइकिल या गाड़ी के ज़रिए जितने भी हादसे फरमाए, हर बार उन्होंने इस शख्सियत को अपने इर्द गिर्द पाया, हत्ता कि एम्बुलेंस से उतरते वक्त भी उन्हीं को सामने देखा।
اسی طرح بزنس میں انہیں جہاں جہاں ناکامی ہوئی وہاں بھی انہی کی مدد سے عمر کیف نے سنبھالا لیا. گویا جسمانی حادثوں اور کاروباری حادثوں کے شکار اس بندے کو حادثوں کا رسیا کہنا چاہیے, اور ہر حادثے میں والد صاحب نے انہیں اس لیے بچایا کہ عمر کیف ایک اور حادثے کا شوق پورا کر سکے. چنانچہ اگر عمر کیف نے اس قدر محبت سے ان کا ذکر کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں اپنے والدہ محترمہ سے محبت نہیں ہے. والدہ محترمہ کے بارے میں بھی ایک بہت اچھی نظم اس کتاب میں شامل ہے, لیکن مامتا اپنی جگہ اور باپتا کا قابل تحسین کردار اپنی جگہ. غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر کیف والد صاحب کی شادی کے 17 برس بعد اس دنیا میں آئے تھے. چنانچہ والد صاحب کی آنکھ ہمہ وقت انہی پر لگی رہتی. یوں کہہ لیجئے کہ وہ ان کے لیے اے مین فار آل سیزن کی صورت ہمہ وقتی نجات دہندہ تھے. تاہم جہاں کہیں کہیں انہیں کوئی رومانی حادثہ پیش آیا اس کا ذکر شاید ان کی شاعری میں کم ہی ہے, اور ظاہر ہے کہ کسی حادثے میں والد صاحب کی مدد نہیں مانگی جا سکتی تھی کہ ایسے کیسوں میں والدوں سے چترول کا ڈر ہوتا ہے. ان کی شاعری ان کی ذات کا عکس ہے. دونوں جگہ انہوں نے وہ بیان کیا ہے جو ان کے دل میں ہے, کچھ چھپانے کے وہ قائل نہیں ہیں. ان کے چند شعر, میں نے کافی سارے شعر لکھے تھے لیکن 2 شعر صرف پڑھوں گا کیونکہ وقت کم ہے, شاید ڈاکٹر صاحب بھی جلدی میں. ساری خوشیاں سمیٹ کر ہم کیف درد اپنے بھلا کے دیکھتے ہیں, اور کبھی تنہائی میں یادوں میں برساتوں میں آ جانا, کبھی تم چاند بھر کر 14ویں راتوں میں آ جانا. اور ایک اور بھی شعر ہے, کچھ پھول ہیں تازہ جذبوں کے, کچھ سبزہ ہے ارمانوں کا, انہیں آ کر میرے خوابوں میں کچھ دیر تو اور مچلنے دو. میرا خیال ہے یہاں بوجو اور شعر میں نہیں کوٹ کروں گا, آپ کا چلان نہ ہو جائے. یہ اشعار ان کے جمالیاتی اور مشاہداتی اسلوب کے اعتراف کے طور پر پیش کیے گئے ہیں. میں اپنا تنقیدی ہتھیار ان کی دوسری کتاب آنے تک مزید تیز کرنے میں مصروف رہوں گا, اور یقین کریں کہ میری تنقید کے نتیجے میں انہیں جو زخم آئیں گے وہاں نہ تو ریسکیو 112 کام آئے گا اور نہ ایمبولینس پہنچ سکے گی. بہت بہت شکریہ.